कल हम जनरल प्रोविज़न की चर्चा कर रहे थे, जिसमें ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट और जजेज को कुछ जनरल प्रोविजंस का भी अवलोकन करना आवश्यक होता है, जिसमें वकीलों की अहम भूमिका होती है। खास करके जहां प्राइवेट पर्सन को प्रोसिक्यूशन की ओर से अपीयर होना हो तो उसके लिए 302 सेक्शन देखना होगा। 311 में जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाए, कोई इम्पोर्टेंट विटनेस बन जाए, तो ऐसे हालात में उसको रीओपनिंग ऑफ केसेज के लिए 311 में पिटीशन फाइल करना होगा, या डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन, दोनों के लिए उस सेक्शन में ऑप्शन है। 313 सीआरपीसी, जब भी कभी प्रोसिक्यूशन विटनेस क्लोज हो जाए तो ऐसे हालात में अभियुक्त का स्टेटमेंट न्यायालय करेगी। 317 इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि जब भी कभी अभियुक्त न्यायालय आने में असमर्थ हैं तो ऐसे हालात में रिप्रेजेंटेशन पिटीशन थ्रू लॉयर उस दिन की गैर हाजिरी माफ़ करने के लिए दिया जाता है, और कोई ऐसा आवश्यक न हो कि जरूरी न हो कि न्यायालय में उसकी उपस्थिति हो तो उसको उस दिन के लिए गैर हाजिरी स्वीकृत की जाती है थ्रू लॉयर। अब एक सेक्शन 319 दिखा रहा हूँ कि जब कोई एफआईआर दर्ज हो और उसमें नामित अभियुक्तों को पुलिस किसी कारणवश या गवाह के कम कारण, एविडेंस के कम कारण के चलते उनको लीव कर देती है, छोड़ देती है, और आरोप पत्र में उनका नाम समर्पित नहीं करती, तो ऐसे हालात में जब मुकदमा ट्रायल में शुरू होता है, बिगिन होता है, तो यहाँ एक अधिकार दिया गया 319 सीआरपीसी में कि वैसे अभियुक्त जिनका ट्रायल में नाम नहीं आया और अभी तक वह न्यायालय में अपीयर नहीं हुए हैं, वैसे अभियुक्तों को भी न्यायालय पुनः 319 सीआरपीसी में सम्मन करके उनको बुला सकती है और उन पर ट्रायल चालू हो सकता है। यह स्थिति जब गवाही के दौरान गवाहों ने उस छोड़े हुए व्यक्ति का नाम इम्प्लीकेशन के संदर्भ में देता है कि अभियुक्तों का इम्प्लीकेशन इसमें पूरा है, तो ऐसे हालात में एविडेंस रिकॉर्ड पर आ जाने के बाद कोर्ट यह एसेस करती है, प्रोसिक्यूशन द्वारा पिटीशन फाइल किया जाएगा 319 सीआरपीसी में कि अमुक अभियुक्त को इसमें हाजिर होना जरूरी है। तो ऐसे हालात के लिए 319 सेक्शन कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। वैसे व्यक्ति जिनको आरोप पत्र में नहीं समर्पित किया गया, एफआईआर में भी हो सकता है नाम नहीं आया, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रायल अगर नाम आ जाता है तो उस व्यक्ति को भी अपीयर कराने का अधिकारता न्यायालय रखती है, जिसमें कहा गया कि वेयर एनी कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ऑफेंस अपीयर फ्रॉम द एविडेंस एनी पर्सन नॉट बीइंग द एक्यूज हैज कमिटेड एनी ऑफेंस। एनी पर्सन, वह ऑफेंस नहीं कमिट किया था लेकिन एविडेंस हैज कम ऑन द रिकॉर्ड, देन कोर्ट हैज इशू सम्मन फॉर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज, और उसको अटेंड करके उनको जमानत लेना होगा, पूरी प्रक्रिया में उनको भाग लेनी होगी, आरोप गठन होगा, गवाही होगा, हो सकता है कि उनको फिर भी उसमें सजा हो जाए। एक इस जनरल प्रोविजन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। यह सेक्शन यह बताता है कि किस मुकदमे में सुलह हो सकता है और किस मुकदमे में सुलह नहीं हो सकता है। तो ऐसे हालात में 320 में कुछ इंडियन पेनल कोड के ऑफेंसेज के सेक्शन दिए गए हैं, जहां विथ द परमिशन और विदाउट द परमिशन ऑफ द केस है। जहां अंडर 2 years इम्प्रिजनमेंट समन्स ट्रायल वाले मुकदमे हैं, उसमें एट वंस सिर्फ कंप्रोमाइज पिटीशन देने के बाद ही 320 सीआरपीसी में मुकदमे सुलह हो जाएंगे। लेकिन जहां वारंट ट्रायल है और चोरी की संपत्ति 2000 तक सीमित है, या ऐसे मुकदमे जो 320 के शेड्यूल में से, ऐसे ऑफेंसेज जो 320 के शेड्यूल में निर्धारित हैं, उन ऑफेंसेज में कंपाउंड किया जा सकता है। मुकदमों को सुलह के आधार पर, कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग के आधार पर उनको खत्म किया जा सकता है। यह 320 सेक्शन में सेवरल ऑप्शन दिया गया। टेबल 1 और टेबल 2 में सेक्शन है, उसका अवलोकन करें। अब इंटायर सेक्शन को यहाँ चर्चा करना, आप उसको देखें, और जिसमें जितने सेक्शन मेंशन हैं वह सुलहनीय हैं
और जो कंप्रोमाइज के लिए हैं कंपाउंडेबल हैं, और जो नहीं सेक्शन मेंशन है कंपाउंडेबल नहीं है। लेकिन यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय कर देना चाहता हूँ कि ऐसे भी मुकदमे जो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ग्रेवर ऑफेंसेज हैं, तो ऐसे हालात में जब मुकदमा को डिस्ट्रॉय करना हो तो गवाही कंप्रोमाइज के आधार पर गवाहों को समाप्त करके, गवाहों का एविडेंस बिगाड़ करके मुकदमे को ख़त्म कराया जा सकता है, न कि 320 सीआरपीसी में उसका समापन होगा। तो ऐसे हालात के लिए 320 अपने आप में जनरल सेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, जिसमें बराबर या कोर्ट में आवश्यकता पड़ती है कि 320 जब भी हम लोग कंपाउंडिंग के लिए किसी मुकदमे में सुलह का पिटीशन फाइल करेंगे तो अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी में फाइल करेंगे। 321 कहता है विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। यह सेक्शन है कि जब भी कोई अभियोजन चला रहा है तो सरकार किसी भी मुकदमों को जब भी चाहे वह विड्रॉ कर सकती है, ऐसा वास्ट पावर सीआरपीसी में दिया गया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्ज ऑफ ए केस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। लेकिन यह प्रक्रिया कब होगी? प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जजमेंट भी होने जा रहा है, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है तो उससे बिफोर भी मुकदमों को डिस्पोजल कराया जा सकता है, उसको समाप्त कराया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। Anyone or prosecution if made before charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of offence and offence। तो यह 321 सीआरपीसी में कहा गया कि एनी टाइम जो अभियोजन चल रहा है किसी भी मुकदमे को, कोर्ट को यह वास्ट पावर है, सरकार को भी पावर है। प्रोसिक्यूशन का सवाल जहां कहा गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको दिशा निर्देश सरकार से प्राप्त होता है कि इस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया जाए, और ऐसे हालात में सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी महोदय उसका विड्रॉवल करते हैं। मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। कुछ कहा गया कि 322 में कहा गया कि जब मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता से बाहर वाले मुकदमे को नहीं देख सकते, जैसे कॉग्निजेंस के भी समय हम लोगों ने देखा था कि जहां कुछ मामले ऐसे हैं जहां उनको कॉग्निजेंस लेने का अधिकार जज साहब को है, तो अपने जुरिडिक्शन जो भी जजेज या मजिस्ट्रेट कर रहे हैं उनको पता है उस हालात में वह नहीं कर सकते हैं। खास करके अगर जो वारंट ट्रायल का मुकदमा चल रहा है और वैसे हालात में कोई सेशंस दफा जोड़ने की बात आ जाए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में अमेंडमेंट करने की बात आ जाए, सेक्शन ग्रेवर सेक्शन हो जाए, तो ऐसे हालात में वह जुरिडिक्शन से बाहर हो जाएगा। कहता है इन कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट ई एविडेंस अपीयर टू हिम वारंट प्रिज्यूम्पशन नो जुरिडिक्शन टू ट्राई केस कमिट फॉर ट्रायल। जब उनको जुरिडिक्शन जो कि खास करके 209 सीआरपीसी में हम लोग देखते हैं कि जब भी मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि इनमें ट्रायल करने का उनको जुरिडिक्शन नहीं है, यह सेशन ट्रायल का मुकदमा है, तो उसको कमिट कर देंगे। शुड बी ट्रायल कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट। द केस शुड बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुड बी ट्राइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ऐसे हालात में कहा गया कि 322 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट अपने अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य नहीं करेंगे, उनकी समय सीमा बंधी हुई है, जुरिडिक्शन बंधे हुए हैं, और वैसे हालात में उनको यह काम नहीं करना है। तो यह मिसलेनियस चैप्टर के बाद कुछ और भी एक सेक्शन हैं जिसमें कुछ अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन मिसलेनियस के बाद एक चैप्टर आता है 25, जो प्रोविजन एट टू एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यह भी कि कोई व्यक्ति जो अनसाउंड है, दिमागी हालत उसका सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का ट्रायल कैसे होगा, कोर्ट कैसे असेस करेगी कि यह व्यक्ति दोषी था या नहीं था, इसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। जनरली अनसाउंड माइंड अगर व्यक्ति प्रतीत होता है, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, तो हो सकता है पुलिस ही एग्जम्प्ट कर दे, लेकिन अगर पुलिस आरोप कर देती है और उसका ट्रायल बिगनिंग हो जाता है, तो ऐसे हालात में चैप्टर 25 में कहा गया 328 सीआरपीसी कहता है प्रोसीड्योर इन केस ऑफ एक्यूज बीइंग लूनेटिक। जहाँ एक्यूज लूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, बहरा है, तो उस हालात में होल्डिंग इंक्वायरी रीजन टू बिलीव दैट पर्सन अगेंस्ट हुम द इंक्वायरी अनसाउंड माइंड, यह लाना होगा, गवाही बताएगा
उसको अनसाउंड माइंड का डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। सिर्फ कह देने से कि हम अनसाउंड माइंड नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसको डॉक्टर से इलाज होगा और इलाज के रिपोर्ट पर, इंजरी के रिपोर्ट पर जो भी उसको मेडिकल रिपोर्ट आएगा वैसे हालात में उसका। लेकिन यह अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करने के लिए सिविल सर्जन का रिपोर्ट होना आवश्यक है। कोर्ट स्वतः असेस नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति अनसाउंड माइंड है। इफ द सिविल सर्जन फाइंड द एक्यूट टू बी अनसाउंड माइंड, ही शैल बी रेफर टू पर्सन क्लिनिक जांच के लिए उसको भेजा जा सकता है। तो ऐसे हालात में यह स्पेसिफिक है कि मेडिकल सर्जन के द्वारा ही उसको जांच पड़ताल के बाद ही उसका ट्रायल अनसाउंड माइंड की तरह चलेगा। और उसके अनसाउंड माइंड के बाद कहता है सेक्शन प्रोसीड्योर इन केस पर्सन अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट। लेकिन अनसाउंड माइंड हो जाने से ही ऐसा नहीं है, कानून यह नहीं कहता कि उसको एक्यूट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बल्कि ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल बिगनिंग होगा कि एट द टाइम ऑफ वह कितना सुन समझ सकता था, हो सकता है कि उसके बाद वह अनसाउंड माइंड हो गया हो। तो ऐसे हालात में उसको सजा होगी बाद में अनसाउंड माइंड होने के बाद। एट द टाइम ऑफ ऑफेंस अगर ही वाज गिल्टी तो देन ही वाज उसको ही हैज बीन पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस। इफ द ट्रायल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन अपीयर दैट पर्सन if the court of shall first instance try the fact such unsoundness and incapacity, पाता है कि कोर्ट अनसाउंडनेस है, लेकिन ऐसे हालात में कहा कि ट्रायल बिफोर कोर्ट, ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी और ट्रायल चलने के दौरान रिलीज टू पर्सन अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। अगर किसी मुकदमे में उसका ट्रायल पेंडिंग है, प्रोसीडिंग चल रहा है, उसके बाद भी पेंडेंसी है, तो ऐसे हालात में अनसाउंड माइंड को रिलीज किया जा सकता है। तो यह चैप्टर बहुत एक्सेप्शन केसेज में जब कोई डंप, बहरा या अनसाउंड माइंड व्यक्ति आएगा तो उसके संबंध में बताता है कि उसका ट्रायल किस तरह से चलेगा। चैप्टर 26 कहता है प्रोविजन एट टू ऑफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के तहत खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हम लोगों को 195, 96, 97 सीआरपीसी के सेक्शन को जरूर देखना है, जहां कहता है कि प्रशासन के व्यक्तियों के विरुद्ध जब तक सरकार की स्वीकृति आदेश नहीं हो तो कोई मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। पहले भी इसकी चर्चा मैंने की थी। इस हालात में 340 का सीआरपीसी कहता है बैन अपॉन एप्लीकेशन अंडर द बिफोर ऑफ कोर्ट शुड बी मेड offense referred in clause B section 195 that committed at the relation to procedure that record of finding the effort make a complaint before him writing sent to complaint होगा, प्रोसीडिंग जो होगी, शुरू होगी, कार्यवाही होगी, लेकिन मुकदमे का ट्रायल से पहले उसका सैंक्शन रिपोर्ट उसके बड़े पदाधिकारी का होना निहायत आवश्यक है। उसके बाद ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में यह वेन दी कोर्ट मेकिंग कंप्लेंट हाई कोर्ट बाय सच ऑफेंस कोर्ट एज मे अपॉइंट। ये ऐसे हालात में 341 में कहा कि अगर कोई प्रक्रिया इस तरह से आई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के समय तो उसको अपील करने का अधिकार होगा। समरी प्रोसीड्योर फॉर ट्रायल गिविंग द फॉल्स एविडेंस, अगर कोई गलत एविडेंस दिया गया है तो संक्षिप्त विचारण के तहत 260 से 265 सीआरपीसी में हमने बताया था कि समरी प्रोविजन का प्रोविजन है। तो ऐसे हालात में एट वंस किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के विरुद्ध अगर यह कार्यवाही की गई है तो उसको समरली डिस्पोजल करने की अधिकारता देता है सेक्शन। इस हालात में यह चैप्टर हम लोगों ने लगभग खत्म किया। उसके बाद का चैप्टर है 27वां चैप्टर है जजमेंट के संदर्भ में, जो लास्ट कहता है कि किसी भी मुकदमे का फाइनल आर्गुमेंट के पश्चात कोर्ट जजमेंट निर्धारित करेगी। जजमेंट में 3-4 बातों का यह हम लोगों को देखना आवश्यक है। एक तो पहले बात देखी गई कि जजमेंट के समय अगर प्रोसिक्यूशन 311 का दरखास्त दे दे, कोई चार्ज अमेंडमेंट की प्रक्रिया कर दे, तो ऐसे हालात में जजमेंट रुक जाएगा। और यह भी जानना है कि जजमेंट के दिन सभी अभियुक्तों को सदैव उपस्थित रहना होता है। इन एब्सेंसिया ऑफ एक्यूज
जजमेंट बड़े मुकदमे में नहीं होते। पेटी ऑफेंसेज में इन एब्सेंसिया ऑफ एक्यूज का भी प्रोविजन है। लेकिन जजमेंट एवरी ट्रायल क्रिमिनल जुडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, या जजमेंट जब भी होगा तो ओपन कोर्ट में किया जाएगा, न कि बंद कमरे में किया जाएगा। डिलीवर द होल ऑफ द जजमेंट, जजमेंट की एक कॉपी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट डिलीवर टू ईच एक्यूज एट द टाइम ऑफ जजमेंट ऑन द सेम डे। कानून कहता है कि उसी दिन उनको जजमेंट की एक कॉपी डिलीवर होनी चाहिए। रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, बाई रीडिंग होल जजमेंट, मैंने लास्ट उसका जो पार्ट है उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ने की बात कानून कहता है कि जो ऑपरेटिव में जो उनको सजा दिया गया है उस संबंध में बाई रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट, जजमेंट का सारांश सुनाया जाएगा। पूरा प्रोलॉन्ग जजमेंट नहीं डिलीवर सुनाया जाएगा, बल्कि मामूली सारांश जो ऑपरेटिव पार्ट है कि कितना सजा दिया गया, कितना कारावास हुआ, किस किस सेक्शन के लिए उनको नामित किया, पनिश किया गया है, ऐसे हालात हैं। कानून कहता है मेथड ऑफ प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट, जैसा कि मैंने बताया सीआरपीसी में या 353 सेक्शन में जजमेंट डिलीवर करने की बात कहता है। द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट रिप्रेजेंट फाइनल एपिसोड ऑफ द ट्रायल ऑफ द एक्यूज, जजमेंट के संदर्भ में कहा गया है कि यह लास्ट और फाइनल एपिसोड है। इसके बाद फिर अपील होगा, उसके कार्यवाही हाईकोर्ट हो, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ होगा तो मजिस्ट्रेट साहब अगर जजमेंट करेंगे तो उसकी अपील जिला जज के यहाँ होगा, जिला जज अगर कन्विक्ट करेंगे तो उसका अपील हाई कोर्ट में किया जाएगा। अभी अपील और रिवीजन चैप्टर भी मैं तुरंत दो से 3 दिन में बेल वगैरह बहुत पहले भी जब आपके रेगुलर क्लास चल रहे थे तो मैंने सबको रिवाइज करके बता दिया था, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे छात्रों को दी गई हमारे महाविद्यालय द्वारा कि घर बैठे पूरा अगर जो आप फिर से दोबारा पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जो रेगुलर हम लोग चला रहे हैं। आशा है हमारे छात्रगण इससे लाभ उठाएंगे। तो लास्ट चैप्टर में इसमें जजमेंट कोर्ट की भाषा में होगी और वह कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट होगा, वह ओपन कोर्ट में होगा। शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस, अभियुक्त का नाम, पता, ऑफेंस सब या उसमें जजमेंट में मेंशन करने की बात कानून कहता है। जजमेंट के बाद कल फिर एक चैप्टर शुरू करूंगा जिसमें बेल प्रोविजन की चर्चा होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेल प्रोविजन। और उसके बाद 2-3 क्लास में आपके पूरे चैप्टर सब कंक्लूड कर दूंगा। हालांकि रिपीटेशन हो गया है सेवरल टाइम, मैंने कोशिश किया है कि आप इसका पुनरावलोकन करके अध्ययन करें, किताब को फिर से देखें। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स।